जुपिटर के मून यूरोपा के सरफेस के नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसे ढूंढने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन को 14 अक्टूबर को लॉन्च भी कर दिया है। और ये मिशन हमारे हिस्ट्री का एक ऐसा मिशन होने वाला है जो शायद एलियन को ढूंढ ले। 1996 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से मिले साइंस से ये पता चला था कि यूरोपा का सरफेस पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है और इसके साथ ही इसके सरफेस के नीचे एक बहुत ही बड़ा ओशियन भी छुपा हुआ है जिसमें पृथ्वी से भी 2 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये भी संभावना बढ़ जाता है कि जिस तरह हमारे पृथ्वी में लाइफ की शुरुआत पानी के अंदर से ही हुई थी, ठीक उसी प्रकार से यूरोपा के सरफेस के नीचे जो ओशियन मौजूद है वहाँ पे लाइफ का शुरुआत हो रहा होगा या फिर कोई लाइफ वहाँ पे रहता भी होगा। और इसी चीज का पता लगाने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने पृथ्वी से 628 मिलियन किलोमीटर से भी दूर जाना है, जिसके दौरान हमें काफी सारे एस्टेरॉयड की पाथ को देखते हुए अपने स्पेस प्रोब को इन एस्टेरॉयड से बचाना होगा। और साथ ही कौन सा प्लैनेट या फिर मून इस सैटेलाइट पर कितना प्रभाव डालेगा, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हुए इस सैटेलाइट को यूरोपा तक ले जाना साइंटिस्टों के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क है। और साथ ही इस मिशन को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा हम लोग पूरे टाइमलाइन के साथ इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका हाथ खाली है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो फ्यूचर में भी लाता रहूं। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यूरोपा जुपिटर के 4 बड़े मून में से चौथा सबसे बड़ा मून है। हालांकि जुपिटर के ये चारों बड़े मून काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन साइंटिस्टों को जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो है यूरोपा। और इसके पीछे का कारण है यूरोपा के सरफेस और इसके सरफेस के नीचे बसा ओशियन। जब वॉयेजर 2 जुपिटर के नजदीक से गुजर रहा था तो वॉयेजर 2 ने जुपिटर के मून यूरोपा के इमेज को सबसे पहली बार कैप्चर किया था। जैसे कि हमें इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि यूरोपा के सरफेस में काफी वियर्ड स्क्रैचेस मौजूद है। और जब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण मालूम किया तो वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि ये कोई छोटा मोटा स्क्रैच नहीं है, बल्कि ये यूरोपा के आइसी सरफेस का क्रैक है। और जब वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे यूरोपा के सरफेस में और रिसर्च करना स्टार्ट किया तो वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि ये यूरोपा के सरफेस में जो क्रैक्स मौजूद है उनसे पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, इन फव्वारों का हाइट लगभग 200 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार यूरोपा के सरफेस में अपने आप फव्वारे तो नहीं निकल सकते, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो हाँ, इसके पीछे का कारण है जुपिटर। जब यूरोपा जुपिटर के सबसे नजदीक होता है तो जुपिटर के ग्रेविटी की वजह से यूरोपा में टाइडल फोर्स जनरेट होता है, जिसके वजह से यूरोपा कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो जाता है। और फिर जब यूरोपा अपने नॉर्मल ऑर्बिट में चला जाता है तो जुपिटर का ग्रेविटी इस पे ना के बराबर पड़ता है, जिसके वजह से ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और इसी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट के फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता होगा जो यूरोपा के सरफेस के नीचे बसे ओशियन के पानी को हीट करता होगा। और फिर ये पानी गर्म होकर वाटर वेपर के रूप में यूरोपा के सरफेस को चीरते हुए बाहर निकलता होगा। और इसी की वजह से आज हम लोग यूरोपा के सरफेस में ये क्रैक्स देखते हैं। और इससे ये पॉसिबिलिटी और भी मौजूद हो जाता है कि यूरोपा के सरफेस के नीचे लिक्विड के रूप में ओशियन छुपा हुआ है, जहां पर पृथ्वी से भी ज्यादा पानी मौजूद हो सकता है। इन छोटे मोटे क्लू से वैज्ञानिकों को ये तो भरोसा हो गया था कि यूरोपा के सरफेस के नीचे लिक्विड के रूप में वाटर मौजूद है। लेकिन बस अब यूरोपा के नजदीक जाकर यूरोपा के सरफेस के नीचे लाइफ मौजूद है या फिर नहीं, या फिर यूरोपा के सरफेस के नीचे लाइफ सर्वाइव कर सकता है या फिर नहीं, बस इस चीज का पता लगाना था। और अब यूरोपा क्लिपर यूरोपा के सरफेस के नजदीक जाकर यूरोपा की सरफेस की गहराई में झांकेगा, जहाँ पे ये जलवायु, रासायनिक तत्वों और जीवन के पॉसिबिलिटी का पता लगाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा मून पर लैंड नहीं करने वाला है और ये जुपिटर को ऑर्बिट करेगा। और ये जुपिटर को ऑर्बिट करते करते यूरोपा के सरफेस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके हमारे पृथ्वी के पास भेजेगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार यूरोपा के सरफेस के नीचे जो ओशियन मौजूद है उसमें लाइफ होने का क्या पॉसिबिलिटी है। वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला है जिससे कि वैज्ञानिक यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किए हैं। तो देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के सरफेस के नीचे जो ओशियन मौजूद है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद है जो किसी भी लाइफ के फॉर्मेशन में काफी मदद करता है। लेकिन जहाँ पर ना तो सनलाइट पहुँचता है और ना ही कोई एनर्जी का सोर्स है, तो फिर वहाँ पे लाइफ कैसे सर्वाइव कर सकता है। तो इस चीज का एग्जाम्पल आप हमारी पृथ्वी से ले सकते हो। तो हमारे पृथ्वी के ओशियन में
कुछ ऐसा हिस्सा मौजूद है जहाँ पर सनलाइट ना के बराबर पहुँचता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस काले अंधेरे में भी जीवन पनप रहा है। जैसे कि समुद्र के सरफेस में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास लाइफ के एविडेंस को ढूंढा गया है। तो यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि समुद्र के उस हिस्से में लाइफ पनप रहा है जहाँ पर वैज्ञानिकों को भरोसा ही नहीं था कि समुद्र के इस हिस्से में भी जीवन पनप सकता है। और ठीक इसी प्रकार से यूरोपा के ओशियन में भी लाइफ मौजूद हो सकता है या फिर लाइफ एग्जिस्टेंस में धीरे धीरे आ रहा हो। नासा का प्लानिंग है कि इस मिशन के जरिए हम लोग यूरोपा के सरफेस और इसके नीचे छुपे ओशियन के साथ साथ यूरोपा के आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर हम लोग यूरोपा क्लिपर मिशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये यूरोपा के सरफेस का अध्ययन करेगा, इसके नीचे छुपे महासागरों में क्या क्या मिनरल्स मौजूद है ये सभी चीजों को पता लगाएगा। और अगर यूरोपा की ओशियन में खनिज लवण मौजूद है तो क्या यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। और साथ ही नासा इस मिशन के द्वारा यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड पर भी रिसर्च करेगा। भले ही यूरोपा का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन जुपिटर की वजह से यूरोपा का मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। आगे अब आप लोग यूरोपा क्लिपर मिशन के टाइमलाइन और पूरे जर्नी को डिटेल में समझने वाले हैं। नासा ने 14 अक्टूबर को SpaceX के फाल्कन हैवी रॉकेट से यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। और अगर आप सोच रहे हो कि यूरोपा क्लिपर पृथ्वी से आज लॉन्च हुआ है और डायरेक्ट 1-2 साल के बाद जुपिटर तक पहुंच जाएगा तो आप पूरी तरीके से गलत है। यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में 5 साल का समय लगने वाला है। और एक और बात, यूरोपा क्लिपर डायरेक्ट जुपिटर के पास नहीं जाएगा, ये सबसे पहले हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलेगा और फिर मार्स के ऑर्बिट में चल जाएगा और फिर मार्स के ग्रेविटी की मदद से ये अपने स्पीड को इंक्रीज करेगा और फिर ये मार्स के ऑर्बिट से निकलकर पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा और ये फिर पृथ्वी के ग्रेविटी का मदद लेकर फिर पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलेगा और फिर मार्स के ग्रेविटी में पहुंचेगा और आगे फिर से एक बार ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के ग्रेविटी की मदद लेते हुए अपने स्पीड को और अधिक इंक्रीज करेगा और फिर ये जुपिटर की मून यूरोपा की तरफ अपने जर्नी को शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट यूरोपा के ऑर्बिट में एंटर नहीं करने वाला है। इस स्पेसक्राफ्ट को काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। ये जुपिटर के ऑर्बिट में ही रहकर यूरोपा का सारा जानकारी निकालेगा। अगर आप लोग जुपिटर के बारे में जानते होंगे तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि जुपिटर का एक बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है और साथ ही जुपिटर के चारों साइड काफी हार्म रेडिएशन मौजूद है, जहाँ पर अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट जाता है तो वो जुपिटर के रेडिएशन के द्वारा कुछ दिनों में ही फूंक दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इस पर नासा ने $5.2 बिलियन लगा दिया और इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। नासा ने यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन से बचाने के लिए एक थिक रेडिएशन शील्ड लगाया है और ये ज्यादातर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उन्हें खराब होने से बचाते हैं। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस स्पेसक्राफ्ट को हार्म रेडिएशन से बचाएगा वो है इस स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन किया गया ऑर्बिट। अगर आप यूरोपा क्लिपर के ऑर्बिट को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसका ऑर्बिट काफी ज्यादा इलिप्टिकल है और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वही हिस्सा है जहाँ पे जुपिटर का रेडिएशन काफी ज्यादा होता है। और यूरोपा क्लिपर हर 14 दिन के बाद जुपिटर के हार्म रेडिएशन में एंटर करेगा और फिर यहाँ पे ये यूरोपा के पास से गुजरेगा और जितना ज्यादा डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है उतना ज्यादा डेटा को ये कलेक्ट करेगा और फिर वापस ये जुपिटर के हार्म रेडिएशन एरिया से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आके जितना सारा डेटा कलेक्ट किया है वो पृथ्वी में भेजेगा। और अगर यूरोपा क्लिपर के ऑर्बिट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो सारे चेंजेस यहीं पे होंगे और फिर वापस ये जुपिटर के हार्म रेडिएशन वाले एरिया में एंटर करेगा और ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा और लगातार 5 साल तक चलेगा, जिसके दौरान ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के 49 फ्लाई बाय लेगा। और जब ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा का फ्लाई बाय लेगा तो कुछ फ्लाई बाय ऐसा है जो यूरोपा से मात्र 25 किलोमीटर ऊपर ही अंजाम दिया जाएगा, जिसके दौरान हो भी सकता है कि यूरोपा के सरफेस से जो वाटर वेपर फव्वारे के रूप में सरफेस को चीर के बाहर निकलते हैं उनको ये स्पेसक्राफ्ट कैप्चर कर ले। और इस चीज को कैप्चर करने के लिए यूरोपा क्लिपर में एक खास इक्विपमेंट भी लगाया गया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग ये जान पाएंगे कि आखिर यूरोपा की बर्फीले सरफेस के नीचे जीवन मौजूद है या फिर नहीं, या फिर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। ये सब कुछ हम लोग इस इक्विपमेंट की मदद से जान सकते हैं। और साथ ही इन 5 साल के दौरान यूरोपा क्लिपर यूरोपा का डिटेल मैपिंग भी करेगा। इन सभी चीजों को अंजाम देने के लिए यूरोपा क्लिपर में ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिनमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिनका नाम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं आप लोगों को एक करके सभी के बारे में समझाने लगूं तो ये वीडियो 20 मिनट से भी ज्यादा का लंबा हो जाएगा। सो अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं यूरोपा क्लिपर के सभी इक्विपमेंट के बारे
बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाओ। सो आप कमेंट कर देना, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो ला दूंगा। आई नो इस वीडियो में काफी कुछ कवर करना बच गया है, बट उस चीज को हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।